देखो भाई, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सेपरेशन टेक्निक्स। बेसिकली इतनी सेपरेशन टेक्निक मेजरली अपने सिलेबस में है। ठीक। अच्छा, सेपरेशन टेक्निक हम लोग यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं। मान लो हमने दो कंपाउंड को मिक्स किया, ठीक है ना। अब वो मिक्सचर बन गया है या फिर सोल्यूशन बन गया है। प्योर कंपाउंड की एक प्रॉपर्टी होती है कि प्योर कंपाउंड का शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है ना। शार्प मेल्टिंग पॉइंट और शार्प बॉइलिंग पॉइंट। जैसे पानी, पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर मैं पानी में शुगर मिला दूं या पानी में सॉल्ट मिला दूं तो फिर वो 100 डिग्री सेल्सियस नहीं रह जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मान लो हमारे पास प्योर कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पहले से रिपोर्टेड है। अब मुझे किसी ने प्योर कंपाउंड में कुछ और मिला के दे दिया, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, पहले उसको अलग करूंगा। और अलग हो गया या नहीं ये कैसे डिसाइड होगा? अलग करने के बाद उसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट निकाल लूंगा। अगर बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट वही आया तो इसका मतलब कंपाउंड अलग हो चुका है, और अगर नहीं आया तो कंपाउंड अलग नहीं हुआ है। ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग लगा लो सेपरेशन टेक्निक, और ये 7 टेक्निक लिखो, फिर इसमें लिखवाता हूं मैं। लिखो द सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर, the separation of a mixture is based on the separation of a mixture is based on the nature, is based on the nature, comma physical state and difference in the properties of various constituent of the mixture. Difference in the properties of various constituent of the mixture. ठीक। आगे लिखो नेक्स्ट लाइन से, फाइनली द प्योरिटी ऑफ कंपाउंड इज, फाइनली द प्योरिटी ऑफ कंपाउंड इज एज सर्टेन्ड बाय, या डिसाइडेड बाय ऐसे लिख सकते हो, एज सर्टेन्ड बाय डिटरमाइनिंग इट्स मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, ascertained by determining its melting or boiling point. As most of the pure compounds have, as most of the pure compounds have sharp melting and boiling point, sharp melting and boiling point। ठीक है। पहला लिखो एवेपोरेशन, पहला लिखिए एवेपोरेशन। देखें, मान लो आपके पास वाटर था और उसमें आपने सॉल्ट या फिर शुगर ऐड कर दी, ठीक है। अब आपको पता है, जैसे NaCl आपने डाला या आपने C6H12O6 ग्लूकोज डाला, ये दोनों ही क्या हैं? नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल का मतलब समझते हो? जो वेपर में नहीं बदल सकते, विच कैन नॉट बी वेपराइज्ड। ठीक। और आपने क्या किया, इस पानी को गर्म करना शुरू कर दिया। ठीक। तो जैसे आप बर्नर की मदद से इसको गर्म करना शुरू करोगे, क्या होगा? पानी इवेपोरेट होगा, क्योंकि पानी तो इवेपोरेट हो सकता है, लेकिन जो आपका सॉल्ट और शुगर है वो नीचे जाके बैठ जाएंगे। और इस तरीके से आपने पानी को शुगर से या पानी को सॉल्ट से क्या कर लिया? अलग कर लिया।
तो अगर आपके पास दो सब्सटेंस हैं और वो प्योर सोल्यूशन बना ले रहे हैं, ट्रू सोल्यूशन बना ले रहे हैं, उसमें से एक नॉन वॉलेटाइल है और एक वॉलेटाइल है, तो आप क्या करो, सिंपली हीटिंग कर दो, इवेपोरेशन से वॉलेटाइल सब्सटेंस उड़ जाएगा, नॉन वॉलेटाइल नीचे सरफेस पर बैठ जाएगा और इस तरीके से आप दोनों को अलग कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, इवेपोरेशन पढ़ रहे हैं तो दो तीन बातें इवेपोरेशन के बारे में जान लेते हैं। इवेपोरेशन कैसा फिनोमेना है? सरफेस फिनोमेना। सरफेस एरिया बढ़ाने से इवेपोरेशन बढ़ेगा या घटेगा? आप बोलोगे सरफेस एरिया बढ़ाने से इवेपोरेशन का रेट, सरफेस एरिया इंक्रीज, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज। इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग और हीटिंग कॉजेस कूलिंग। क्यों करता है कूलिंग कॉज? नहीं, लेट एंड डीट कहां से ले लेगा? देखो, जैसे मान लो तुम्हारे पास वाटर है, ठीक है, अब वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है हर जगह, अब जब वाटर के जो मॉलिक्यूल्स यहां पर हैं, इनमें से कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनकी एनर्जी बहुत कम होती है, और मोस्ट ऑफ द वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जिनकी एनर्जी एक लिमिटेड मतलब मीडियम रहती है। बहुत कम ऐसे हैं जिनकी बहुत कम है, बहुत कम ऐसे हैं जिनकी बहुत ज्यादा है, और मोस्ट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जिनकी एक मीडियम लेवल पर है। इस डिस्ट्रीब्यूशन को बोला जाता है बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोला जाता है? बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। इसका ग्राफ ऐसा आता है, देखो, ज्यादा वाले, यहां पर अगर मान लो तुम स्पीड मान लो, ठीक है ना, तो बहुत ज्यादा स्पीड वाले मॉलिक्यूल की संख्या भी बहुत कम है, और बहुत कम स्पीड वाले मॉलिक्यूल्स की संख्या भी बहुत कम है, और बहुत ज्यादा स्पीड वाले, मतलब ऐसा समझो बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी स्पीड मिनिमम लेवल पर है। ये हर जगह चलता है। बहुत ज्यादा अमीर लोग भी बहुत कम है दुनिया में, बहुत ज्यादा गरीब लोग भी बहुत कम है, मोस्टली लोग कहाँ हैं? मिडिल क्लास, है ना। बहुत ज्यादा सुखी भी बहुत कम है, एकदम बिल्कुल ही मैयत छाई हुई जिनकी जिंदगी में, ऐसे भी लोग बहुत कम है। मोस्ट ऑफ द क्या है कि भाई कभी खुशी कभी गम वाला सीन चल रहा है उनका, है ना। तो इसी को बोलते हैं बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा अपने अंदर एनर्जी रखते होंगे वो एक दिन इस सरफेस को छोड़ के जाने की हिम्मत रखेंगे अपने अंदर। जैसे आपने पढ़ा होगा स्केप वेलोसिटी, स्केप वेलोसिटी या उससे ज्यादा वेलोसिटी से किसी चीज को अगर हम फेंकते हैं तो वो ग्रेविटेशनल फील्ड को क्रॉस कर जाएगा, ऐसा बोलते हैं ना। तो ऐसे ही यहां पर एक अट्रैक्शन फोर्स है हर जगह पे, है ना। लेकिन अगर पानी के मॉलिक्यूल को ज्यादा एनर्जी मिली और वो सरफेस पे पहुंच गया तो क्या वो सरफेस को लीव कर सकता है? अगर वो सरफेस को लीव करेगा तो इसका मतलब वो जो काइनेटिक एनर्जी उसके पास थी अब वो भी सरफेस को लीव कर चुकी है, यानी कि पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई है? कम। और काइनेटिक एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। अगर काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, या उल्टा बोलो, टेम्परेचर कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी कम हो जाएगी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। इसीलिए अब गर्मियां आ चुकी हैं, शरबत वगैरह पियेंगे हम लोग, तो शरबत बनाते समय मम्मी लोग क्या करती हैं, पापा लोग क्या करते हैं, जो भी बनाता है आपके घर में, चीनी पहले डाली जाती है, बर्फ बाद में डाली जाती है ना। क्यों? अगर बर्फ पहले डाल दी तो क्या होगा, पानी का टेम्परेचर कम हो जाएगा, फिर जब आप चीनी डालोगे तो चीनी देर से घुलेगी, कारण अब उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई? कम हो गई। क्लियर है? तो इवेपोरेशन कॉजेस कूलिंग। बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं वैसे इसको, बोल्ट्जमैन ने ये करके दिखाया था इसलिए बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। आओ आओ जल्दी आओ। बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। वैसे तुम्हारे बैच की क्लास कैंसिल हो गई थी, मैंने मैसेज डाल दिया, और मेरी गलती थी, मैंने मैसेज 5 मिनट पहले डाला, और जो टॉपिक चल रहा है वो तुम्हारे सिलेबस में भी है,
तो पढ़ सकते हो, 11th का ही टॉपिक है। हो गया। अगला लिखो, सेपरेशन यूजिंग अ सेपरेटिंग फनल। एक टेक्निक छोटी सी और बताते हैं। ये लिख लिया हटाऊं? हो गया। सेपरेशन यूजिंग सेपरेटिंग फनल। ठीक, अब देखो इसमें क्या होगा। सेपरेटिंग फनल जानते हो आप लोग? देखो ऐसा दिखता है कुछ कुछ। ड्राइंग थोड़ी मेरी घटिया है। यहां से इसमें डाल देंगे, यहां पे लगा होता है मतलब सेपरेटिंग फनल केवल इतना है। अब इसका काम क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास पानी और तेल आपने मिला लिया, ठीक है ना, या कोई भी आपने एल्केन और वाटर मिला लिया, ठीक है ना। अब आपको पता है एल्केन की डेंसिटी कम होती है और वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है। या आपने कोई भी दो ऐसे मिक्सचर मिलाए जिसकी एक की डेंसिटी ज्यादा थी और एक की डेंसिटी कम थी और वो दोनों आपस में इमिसिबल थे। इमिसिबल का मतलब वो आपस में घुल नहीं सकते। तो मान लो तुमने दो सोल्यूशन लिए हैं, एक सोल्यूशन है, ये येलो कलर से दिखा दिया मैंने, इसकी डेंसिटी है D1, और एक सोल्यूशन है, इसकी डेंसिटी है D2। ये ऊपर है ये नीचे है, तो मैं बोल सकता हूं कि डेंसिटी 2 कम होगी डेंसिटी 1 से। इतना सही है? ठीक। अब क्या करो, अब ये पूरी चीज नीचे आ जाएगी और ये पूरी चीज ऊपर आ जाएगी, ठीक है। अब धीरे धीरे आप इस नॉब को ओपन कर दो। ये क्या है आपका सेपरेटिंग फनल। धीरे धीरे इस नॉब को क्या करो, ओपन करो। तो ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या होगा, ये जो येलो कलर का सोल्यूशन है ये नीचे आना शुरू करेगा। ठीक, यहां बीकर रख लो और इसमें कलेक्ट करते चलो, है ना। एक समय आएगा जब बहुत कम बचेगा येलो सोल्यूशन और लगभग लगभग सारा का सारा क्या बचेगा, ब्लू सोल्यूशन, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे, नॉब को बिल्कुल एकदम टाइट कर देंगे ताकि एक एक बूंद टपके, और तब तक टपकाते रहेंगे जब तक लगभग लगभग पूरा का पूरा येलो सोल्यूशन कहां ना आ जाए, नीचे ना आ जाए। येलो सोल्यूशन नीचे आ गया, ब्लू ऊपर रह गया, दोनों क्या हो गए, सेपरेट। क्लियर? इसको बोलते हैं सेपरेशन यूजिंग अ सेपरेटिंग फनल। इसमें लिख लो ये किसके लिए यूज होता है, यूज टू सेपरेट टू इमिसिबल लिक्विड्स। दो से ज्यादा भी कर सकते हो क्या, कर सकते हैं। अरे तीसरी लेयर भी आ जाएगी फिर। पहले एक बीकर में ये कलेक्ट कर लेना, बीकर चेंज करो, दूसरा कर लेना, फिर तीसरा आ जाएगा। यूज टू सेपरेट टू इमिसिबल लिक्विड्स। उसके बाद ये बना लो बस। एग्जाम्पल भी पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, तो लिख लेना एग्जाम्पल क्या क्या लिख सकते हो, ऑयल एंड वाटर, क्या लिख सकते हो, हाइड्रोकार्बन एंड वाटर।
डन। अगला लिखो मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन। कभी बाइक वगैरह की चाबी नाली में गिरी है, क्या करते हैं, मैग्नेट डालते हैं, चाबी चिपक जाती है, सही है, तो इसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन। लिख लो इसमें, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ आयरन, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द property of iron to get attracted by magnet, to get attracted by magnet। अगला पॉइंट लिखो, वन कंपोनेंट शुड बी मैग्नेटिक इन नेचर। क्लियर, चलो अब लिखो डिस्टिलेशन, हेडिंग लगाइए। अच्छा इसमें एग्जांपल लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, हाँ आयरन प्लस आयरन ऑक्साइड, है ना भाई, आयरन क्या है, नेचर में मैग्नेटिक है, पर आयरन ऑक्साइड नेचर में मैग्नेटिक नहीं है, आयरन चिपक जाएगा, आयरन ऑक्साइड नहीं चिपकेगा। अगला लिखिए डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में क्या होता है, हम सबसे पहले लिक्विड को हीट करके उसको कन्वर्ट करते हैं वेपर में, और फिर से इसको कूल कर देते हैं और कन्वर्ट कर लेते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, डिस्टिलेशन। जनरली ये किन के लिए किया जाता है, ये उन दो लिक्विड्स के लिए किया जाता है जिनके मतलब जो आपस में पहली बात तो मिसिबल हो और उनके बॉइलिंग पॉइंट्स एक दूसरे से क्या हो, अलग। तो लिखो इसमें, इफ लिक्विड्स इन अ मिक्सचर आर मिसिबल, if liquids in a mixture are miscible and have different, if liquids in a mixture are miscible and have different boiling points, they can be separated by distillation। ठीक, ये जो कंडेंस करने के बाद दोबारा से तुम्हें लिक्विड मिला, इसको बोला जाता है डिस्टिलेट। तो क्या बोलते हैं, डिस्टिलेट। ठीक, अब इसमें कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं। तो पहला लिखो सिंपल डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में पहला लिखिए सिंपल डिस्टिलेशन। इसमें लिखें, इट इज यूज्ड टू प्योरीफाई it is used to purify the liquids with non-volatile impurities, it is used to purify the liquids with non-volatile impurities, or liquid mixture
या तो उनको कर लो जिनमें नॉन वॉलेटाइल इंप्योरिटीज हैं, या फिर और लिक्विड मिक्सचर इन विच component differs in boiling point, component differs in boiling point by 30 to 50 Kelvin, by 30 to 50 Kelvin. एग्जाम्पल लिखो, बेंजीन, एथेनॉल, एसीटोन, बेंजीन, एथेनॉल, एसीटोन, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, टॉलुइन, एटसेट्रा। इनमें से किसी का भी दो का मिक्सचर आ जाए, आप बड़े आराम से इनको सेपरेट कर पाओगे। ठीक, दूसरे टाइप का लिखो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अच्छा, ये करते कैसे हैं ये समझो जरा। इसमें होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल अब दो लिक्विड्स हैं तुम्हारे पास, एक का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, एक का बॉइलिंग पॉइंट कम है, और 40-50 केल्विन का लगभग चेंज है या डिफरेंस है, या ऐसे कह लो लगभग 40-50 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है। डिफरेंस सेम होता है चाहे केल्विन में हो चाहे डिग्री सेल्सियस में हो। अब आपने हीट करना शुरू किया तो पहले किसके वेपर बनना शुरू होंगे? जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो इसका मतलब आपके पास वेपर बने, आप तुरंत उनको क्या करते चले गए? कलेक्ट करते चले गए। तो आपको एक तो पूरा जिसका आपने कलेक्शन किया वो एक कंपोनेंट था, और एक जो नहीं उड़ा, जो नीचे ही रह गया, वो क्या था? दूसरा कंपोनेंट। जो आपने कलेक्ट किया उसको फिर से क्या कर लो? कंडेंस कर लो। दोनों चीजें क्या हो जाएंगी? अलग अलग। ठीक है। दूसरा लिखो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। दूसरा क्या है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसमें लिखिए, used to purify liquid mixtures, used to purify liquid mixtures in which the component differ in boiling point, in which the component differs in boiling point by 10 to 20 Kelvin, by 10 to 20 Kelvin, या कई कई किताबों में लिखा होता है लेस देन 25 केल्विन। ठीक, अब इसमें क्या है? अब इसमें दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस क्या हो गया है? कम। अब जब तुम किसी को हीट करने जाओगे, मतलब जब मिक्सचर को हीट करोगे, तो क्या वेपर एक के बनेंगे? नहीं। अब जब पहले मतलब जो कम बॉइलिंग पॉइंट वाला है, जब उसका बॉइलिंग पॉइंट अचीव होगा तो उसके साथ साथ दूसरे वाले कंपोनेंट के भी सफिशिएंट वेपर्स आपको मिल जाएंगे। और जब वो मिल जाएंगे तो जब आप कंडेंस करोगे तो जो डिस्टिलेट मिलेगा आपको, उसमें भी डिस्टिलेट बोलो या कंडेंसेट भी बोल देते हैं कुछ लोग, उसमें आपको दोनों कंपोनेंट ठीक ठाक मात्रा में मिल जाएंगे। तो इसको हम सिंपल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। तो यहां पर एक स्पेशल टेक्निक अपनाई जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब इसमें होता क्या है लिखो। तो पहले तो प्रॉब्लम लिख लो क्या आई। देखो, at the boiling point of more volatile liquid, at the boiling point of more volatile liquid, there will be sufficient vapors of, there will be sufficient vapors of less volatile liquid also.
ठीक, अब आगे लिखो, इट इन्वॉल्व्स रिपीटेड डिस्टिलेशंस एंड कंडेंसेशंस। इट इन्वॉल्व्स रिपीटेड डिस्टिलेशंस एंड कंडेंसेशंस, मतलब इसमें क्या करते हैं, फ्रैक्शंस में काम करते हैं। फ्रैक्शन लेंगे, उसको इवेपोरेट करेंगे या बोल लो हीट करेंगे, ठीक है ना, उसको कंडेंस कर लेंगे, फिर उसी फ्रैक्शन को फिर से करेंगे, उसी फ्रैक्शन को फिर से करेंगे, तो क्या होगा, मान लो पहले 100 में से 10 आया, 10 में से फिर हो सकता है 5 आए, 5 में से 4 आए, 4 में से 3 आए, 3 में से 2 आए, 2 में से 1 आए, और फाइनली फिर सेपरेट हो जाए। तो छोटे छोटे फ्रैक्शंस में कर करके डिफरेंट डिफरेंट ट्यूब्स बनाए जाते हैं, उसमें कर करके हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को प्रोसीड कराते हैं। आगे लिखो, it is carried out using a fractionating column। fractionating column, ठीक, अगला पॉइंट लिखो, द एक्चुअल पर्पस ऑफ द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम, the actual purpose of the fractionating column is to increase the cooling surface area. The actual purpose of the fractionating column is to increase the cooling surface area is to increase the cooling surface area and to provide hurdles or obstructions, बाधाएं, hurdles or obstructions to the ascending vapors and descending liquid. Ascending vapors and descending liquid, इसका क्या मतलब है, जरा इसको देखो। देखो इसमें क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास एक फ्लास्क होगा, ठीक है ना, अब उसमें इस तरीके से ऐसे एक ग्लास लगाया जाएगा और फिर आगे छोटे छोटे और इस तरीके से कॉलम्स लगाए जाते हैं। इसमें क्या किया जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल यहां तो तुम्हारा मिक्सचर भरा हुआ था, यहां से तुम इसको हीट करोगे, ठीक है, अब ये वेपर्स बनेंगे, तो यहां पे क्या है, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्स्टिकल्स डालने के लिए कुछ कुछ चीजें भर दी जाती हैं। तो अब क्या हुआ, जैसे मान लो तुमने हीट करना शुरू किया, तो हीट करने से क्या होगा, दोनों के वेपर्स बनेंगे, लेकिन ज्यादा किसके होंगे, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, और कम किसके होंगे, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है। ठीक है, बढ़िया है। ऊपर गए, अब ऊपर जाने के बाद इनको समय नहीं मिला कहीं और कलेक्ट होने का, तो ये बीच में क्या कहते हैं, कंकड़ वगैरह पड़े हुए थे, उनके बीच में से निकल रहे हैं, बार बार उनसे टकरा रहे हैं, तो क्या होगा, अपनी एनर्जी को लूज करेंगे। ठीक है, ऊपर पहुंचते पहुंचते क्या होगा, ये कंडेंस होते जाएंगे। ठीक है, अच्छा यहां से कंटिन्यूअस हीटिंग चल रही है, तो यहां से तुम्हारी जो ये भी जितने भी वेपराइज होके सब्सटेंस ऊपर जाएंगे वो ऊपर जा रहे होंगे, इनमें कुछ हीटिंग होगी, जो चीज यहां कंडेंस हो चुकी है ये अपनी हीट उसको प्रोवाइड करेंगे, वो फर्दर ऊपर जाएगा, बोलो भाई, फिर ये प्रोसेस चलेगी, यहां वो कंडेंस हो जाएंगे, फिर यहां से जो हीटिंग जाएगी वो इस वाले को वेपर बनाएगी, ये वाले वेपर ऊपर जाएंगे, वो फिर से इस वाले को वेपर बनाएंगे, ऐसे करके 3-4 कॉलम लगे होंगे, और फर्दर ऊपर जाके क्या होगा, तुम्हारा प्योर सब्सटेंस पहुंचेगा, मतलब वो सब्सटेंस पहुंचेगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है। सही है, और फिर यहां पे तुम अपना कलेक्टिंग ट्यूब लगा लोगे, उसके बाद यहां पे जो भी प्रोसेस होती है
ऐसे करके आप अपना डिस्टिलेट यहां पर ले लोगे। ठीक है, इस पूरे डायग्राम को क्या बोला जाता है? फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। ठीक है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, कहीं ना कहीं स्टीम डिस्टिलेशन में भी कुछ कुछ यही किया जाता है ना। हम यहां पे क्या कर रहे हैं? स्टीम दे रहे हैं, तो स्टीम डिस्टिलेशन में भी सेम चीज, इसी टाइप का बीकर, मतलब इसी टाइप का कॉलम रहता है और उसमें भी सेम टेक्निक अप्लाई की जाती है। क्लियर? इसमें एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, वही पूछे जाते हैं या इनका प्रिंसिपल पूछा जाता है। प्रिंसिपल क्या है? ये उन मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए यूज होता है जिनका बॉइलिंग पॉइंट 25 केल्विन से कम होता है या 10 से 20 केल्विन के बीच का होता है। एग्जाम्पल लिखो। मिथेनॉल, मिथेनॉल प्लस एसीटोन, मिथेनॉल प्लस एसीटोन। दूसरा लिखो, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम। आपने सुना होगा पेट्रोलियम, पेट्रोलियम को कुछ लोग क्रूड ऑयल भी बोलते हैं, कच्चा तेल। कुछ लोग इसी को काला सोना भी बोलते हैं, ब्लैक गोल्ड, है ना। जब तुम इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराते हो तो तुम्हें पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, हाँ गैसेस वगैरह वो सब मिल जाती है। डन। अगला लिखो, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। देखो कहीं कहीं तुम्हें इसका डायग्राम ऐसा भी मिल सकता है कि तुम्हारे पास ये फ्लास्क है, तुमने इसमें ये इस तरीके से एक कॉलम लगाया और मैं यहीं पर मतलब बेसिकली इसी में तुम्हारे यहाँ पे छोटे छोटे हर्डल्स बने होते हैं। और तुम यहां से कंटिन्यूसली इसको क्या करते रहते हो? हीट करते रहते हो और ऊपर जाके यहां से तुम इसको कलेक्ट कर सकते। ठीक है ना, तो ये भी है और वो भी है। डायग्राम वगैरह खैर कोई पूछता नहीं है, तुम्हें बस मेन टेक्निक पता होनी चाहिए। अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। यहां देखो क्या होगा, जैसे मान लो तुम्हारे पास दो सब्सटेंस हैं ए और बी। लेट सपोज ए का बॉइलिंग पॉइंट है 50 केल्विन, ठीक है, और ये 50 डिग्री सेल्सियस, और बी का है लेट सपोज 70 डिग्री सेल्सियस। ठीक, अब तुमने मान लो इसको हीट करना शुरू किया,
कैमरा बंद हो। अब तुमने क्या किया, तुम्हारे पास दो सब्सटेंस थे ए और बी, ए का बॉइलिंग पॉइंट था 50 डिग्री सेल्सियस और बी का था 70 डिग्री सेल्सियस। तुमने हीट करना शुरू किया, पता चला 40 डिग्री सेल्सियस पर ए ही नहीं रहा, वो डिकम्पोज हो गया। मतलब तुम हीट कर रहे थे ताकि बी लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो, या ए लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो, वेपर में। लेकिन 40 डिग्री सेल्सियस पर आकर ए तो डिकम्पोज ही कर गया। तो जब ए डिकम्पोज कर गया, यानी कि अब 50 डिग्री सेल्सियस पर क्या तुम्हें ए मिलेगा, नहीं, वो तो क्या कर चुका है, डिकम्पोज कर चुका है। तो फिर ऐसे सब्सटेंस को कैसे अलग किया जाता है, आपने एक इक्वेशन पढ़ी होगी पीवी बराबर एनआरटी। वैसे ये गैसियस इक्वेशन है, ठीक है ना। तो यहां से हमें ये समझ में आ जाता है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। यहां पर ये नहीं लगेगी ये लिक्विड्स हैं, ठीक है ना। पर मैं तुम्हें ये कंसेप्ट समझाना चाह रहा हूं कि प्रेशर बढ़ाने से टेम्परेचर बढ़ जाता है और प्रेशर कम करने से टेम्परेचर कम हो जाता है। कौन सा टेम्परेचर है ये, बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट वाला। तो जब तुम इसका प्रेशर कम करोगे, प्रेशर को रिड्यूस करोगे, तो क्या बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा, बोलो भाई। तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लो 50 डिग्री सेल्सियस पर हम इसका बॉइलिंग पॉइंट है, या हमें इसको हीट करना है और हमें पता है कि 40 डिग्री सेल्सियस पर ये डिकम्पोज हो जाएगा, तो हम प्रेशर इतना कम करते हैं कि इसका बॉइलिंग पॉइंट भी 35 डिग्री सेल्सियस तक आ जाए। तो अब हमें हीट कितने टेम्परेचर तक करना पड़ेगा, 35 डिग्री सेल्सियस तक। तो क्या वो बिना डिकम्पोज हुए वेपराइज हो जाएगा, हो जाएगा। और इस तरीके से हम इसको क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे। इसी को बोला जाता है वैक्यूम डिस्टिलेशन। इसी को क्या बोलते हैं, वैक्यूम डिस्टिलेशन। अब इसके बारे में लिख लो, देखो, इट इज यूज्ड टू प्योरीफाई लिक्विड्स it is used to purify liquids which decompose at or below their boiling point. Which decompose at or below their boiling point. अगला पॉइंट लिखो, द प्रेशर इज रिड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ वाटर पंप। द प्रेशर इज रिड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ वाटर पंप और वैक्यूम पंप। एक एग्जाम्पल लिख लो, वाटर पंप और वैक्यूम पंप। एग्जाम्पल लिखो, ग्लिसरॉल इज सेपरेटेड फ्रॉम स्पेंट लाई, ये एक सब्सटेंस है, आगे पढ़ोगे बायो में। ग्लिसरॉल इज सेपरेटेड फ्रॉम स्पेंट लाई इन सोप इंडस्ट्री, साबुन फैक्ट्री, सोप इंडस्ट्री, बाय यूजिंग दिस टेक्निक। प्रिंसिपल और एग्जाम्पल, ये दो चीजें ही इंपॉर्टेंट हैं, बस ये जरूर याद रखना, कुछ याद रहे चाहे ना रहे, यही आएंगे एग्जाम में। इन सोप इंडस्ट्री बाय यूजिंग दिस टेक्निक। दूसरा लिखो, शुगर केन का कंसंट्रेशन भी इसी मेथड से किया जाता है शुगर इंडस्ट्री में। लिखो, कंसंट्रेशन ऑफ शुगर केन इन चीनी की इंडस्ट्री।
ठीक। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक लिखो, स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन, इसमें जितनी लाइनें लिखवाऊं सारी इंपॉर्टेंट है, तो पहले लिखो फिर इसको समझेंगे। लिखो, इट इज यूज्ड फॉर डिस्टिलेशन ऑफ दोज सब्सटेंस, it is used for distillation of those substance, those substance के बाद डैश लगा लो, अब पॉइंट्स में लिखेंगे। those substance, पहला which are insoluble in water, which are insoluble in water. Second, have high molecular mass, third, have fairly high vapor pressure, have fairly high vapor pressure at about 373 Kelvin. At about 373 Kelvin. 373 Kelvin is the boiling point of water. मतलब वो कहना चाह रहा है कि जिस सब्सटेंस को तुमने पानी में घोल रखा है वो इनसॉल्यूबल तो है ही, लेकिन जब तुम उसको इवेपोरेट करते हो या गर्म करते हो तो पानी के बॉइलिंग पॉइंट पर उस सब्सटेंस के भी सफिशिएंट वेपर्स आपको मिलते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट, आर स्टीम वॉलेटाइल, स्टीम वॉलेटाइल, ये विच के आगे कंटिन्यू हो रहा है ना, जो ऊपर विच लिखा है, विच आर स्टीम वॉलेटाइल बट इंप्योरिटीज आर नॉन वॉलेटाइल, which are steam volatile but impurities are non volatile. ठीक, अब दो तीन बहुत कीमती पॉइंट लिखो। लिखो, अब एंट्रेंस में तो पता नहीं ये पॉइंट आएंगे या नहीं, पर ये पक्की बात है नीट और जेई में ये आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, इन स्टीम डिस्टिलेशन, इन स्टीम डिस्टिलेशन द लिक्विड बॉइल्स, the liquid boils when P is equals to P1 plus P2। ये क्या है? P है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये है प्रेशर ऑफ या प्रेशर ड्यू टू ऑर्गेनिक सब्सटेंस, और ये है प्रेशर ड्यू टू वाटर वेपर। नॉर्मल प्रेशर नहीं है, वेपर प्रेशर है ये। आपने शायद बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन पढ़ी होगी। बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जब किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है ना, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। तो जिस लिक्विड को आप सेपरेट करना चाहते हो, जिस मिक्सचर को आप सेपरेट करना चाहते हो, उस मिक्सचर की बॉइलिंग तभी शुरू होगी जब, वो मिक्सचर किसका है? पानी का, और मान लो हम किसी ऑर्गेनिक सब्सटेंस को उसके अंदर डाल के बैठे हैं क्योंकि हमें इनसॉल्युबल रखना है दोनों चीजों को, तो जब दोनों का वेपर प्रेशर का सम एटमॉस्फेरिक प्रेशर के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। ये पहला पॉइंट। दूसरा लिखो, since P1 is lower than P,
since P1 is lower than P, the organic liquid vaporize at lower temperature than its boiling point. Since P1 is lower than P, P1 is lower than P, the organic liquid vaporize at lower temperature than its boiling point. ठीक, अब नीचे नोट लिखो। देखो, इफ वन ऑफ द सब्सटेंस इन द मिक्सचर, अब ये प्रिंसिपल है इसका, इसको याद रखना। इफ वन ऑफ द सब्सटेंस इन द मिक्सचर इज वाटर, इफ वन ऑफ द सब्सटेंस इन द मिक्सचर इज वाटर and the other is a water insoluble substance, and other is a water insoluble substance, then the mixture will boil, then the mixture will boil close to but below 373 Kelvin. Close to but below 373 केल्विन। मतलब क्या है, देखो, P1 अगर अकेला होता, ऑर्गेनिक सब्सटेंस अगर अकेला होता, तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस तब बॉयल होता जब इसके द्वारा आने वाले वेपर का प्रेशर बराबर हो जाता किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। लेकिन क्या हुआ, तुमने इसके साथ पानी मिला दिया। अब जब तुम गर्म कर रहे थे तो साथ में किसके प्रेशर भी आया, पानी का भी आया। तो इसके द्वारा आने वाला प्रेशर कम था, लेकिन साथ में प्रेशर किसका जुड़ गया, इसका। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को लगा वो प्रेशर आ गया जो आना चाहिए, यानी कि मेरे बराबर सब्सटेंस के अंदर का प्रेशर पहुंच चुका है, चलो सॉल्यूशन को बॉईल करा देते हैं। और सॉल्यूशन ने क्या कर दिया, स्टार्ट बॉइलिंग। इसीलिए देखो, इससे जो अभी मैंने प्रिंसिपल वाली लाइन लिखवाई, उससे ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, पढ़ो उसको। P1 लोअर है P से, the organic liquid vaporize at lower temperature than its boiling point, क्योंकि उसको अब उतना प्रेशर खुद वेपराइज करके देना नहीं पड़ रहा, वो सारा काम कौन करा दे रहा है, पानी करा दे रहा है। इसीलिए नीचे वाली लाइन लिखी है, इसको याद कर लो। ये हर सब्सटेंस के लिए है, क्या कि अगर एक सब्सटेंस मिक्सचर में पानी है और दूसरा वाटर इनसॉल्युबल सब्सटेंस है, द मिक्सचर विल बॉयल क्लोज टू बट बिलो 373 केल्विन। क्लियर है? पर याद रखना, ये उन्हीं के लिए ट्रू है जो पानी में सॉल्यूबल ना हो, है ना। आगे हम 12th क्लास में एक टर्म पढ़ेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, है ना। तो 4 तरीके की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती हैं, जिसमें से एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। मतलब तुमने पानी में नमक या शुगर मिलाई, तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट अब 100 नहीं रहेगा, अब 100 से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो वहां लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर 11th में तो आपने ये पढ़ाया था, अब आप कह रहे हो कि बढ़ जाएगा। शुगर सॉल्यूबल थी, पर यहां पर पानी में वो जो सब्सटेंस है वो क्या होना चाहिए, इनसॉल्यूबल। क्लियर है? एग्जांपल लिखिए, एनिलीन इज सेपरेटेड फ्रॉम एनिलीन वाटर मिक्सचर। बस एक एग्जांपल याद रखना है, एनिलीन इज
सेपरेटेड फ्रॉम एनिलीन वाटर मिक्सचर बाय दिस टेक्निक। एनिलीन नहीं जानते? बेंजीन पता है? बेंजीन, बेंजीन को क्या आपने ऐसे सीखा है बनाना? बेंजीन में क्या आपको समझ में आता है? ये जितनी भी आपको ये नुक दिख रही हैं ये सब कार्बन है ना? ठीक, तो ये कार्बन 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 कार्बन, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स हैं इसके अंदर, है ना? इसी वजह से ये सब्सटेंस एरोमेटिक है। ठीक है, अच्छा यहां पर हाइड्रोजन है, इतना सही है? अच्छा, आपको क्या पता है सिंगल बॉन्ड लंबे होते हैं, डबल बॉन्ड छोटे होते हैं? नहीं पता? मान लो किसी को मैं एक हाथ से पकड़ाऊं और किसी को मैं दोनों हाथ से पकड़ाऊं, तो जब मैं दोनों हाथ से पकड़ाऊंगा इसका मतलब वो मेरे ज्यादा करीब होगा, तभी मैंने उसको दोनों हाथों से पकड़ रखा है ना? और किसी को अगर एक हाथ से पकड़ रखा है तो इसका मतलब वो मेरे कम करीब है, तो भाई समझ लो इसका मतलब ये दोनों ज्यादा करीब रहे होंगे और ये दोनों कम करीब होंगे, क्योंकि ये एक हाथ से पकड़े हुए हैं और ये दोनों हाथ से पकड़े हैं। तो कायदा क्या कहता है? ये बॉन्ड क्या होना चाहिए? छोटा, और ये बॉन्ड क्या होना चाहिए? बड़ा। लेकिन जब बेंजीन में एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो ए और बी दोनों बॉन्ड लेंथ क्या आई? यहां से पता चला लोगों को कि ये डबल बॉन्ड यहां नहीं है, ये डबल बॉन्ड यहां नहीं है, ये डबल बॉन्ड यहां नहीं है, ये डबल बॉन्ड तीनों बारी बारी घूम रहे हैं। इसीलिए बेंजीन के अंदर क्या बना दिया जाता है? गोला। और ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं एरोमेटिक सब्सटेंस। ठीक है चे? और ये गोला घूमने की वजह से मतलब ये कन्वेक्शनल करंट इसके अंदर क्रिएट हो जाते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का यहां पे क्या चल रहा है? कंटिन्यूअस डीलोकलाइजेशन। डीलोकलाइजेशन मतलब, लोकलाइज मतलब तुम एक जगह पे एक लोकेलिटी पे सेट हो गए हो, डीलोकलाइजेशन मतलब तुम बार बार अपनी लोकेलिटी क्या कर रहे हो? चेंज कर रहे हो। तो उसकी वजह से बेंजीन के अंदर एक डेवलप होता है डायामैग्नेटिक करंट। अब इसको ऐसे मत समझ लेना कि अगर करंट पैदा हो गया तो बेंजीन को छूने से करंट लग जाएगा, ये दूसरे तरीके का करंट है, लोग इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड डायामैग्नेटिक करंट। बाकी हायर क्लास में और बात कर लेंगे इनकी। खैर मुझे एनिलीन बताना था। एनिलीन होता है बेंजीन के ऊपर NH2, बेंजीन के ऊपर NH2, इसको बोलते हैं एनिलीन। तो एनिलीन को जब पानी में मिलाते हैं तो वो दोनों सॉल्यूबल नहीं होते हैं, तो उनको अलग करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? स्टीम डिस्टिलेशन का। इतना ठीक? और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल लिखो, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल। क्या आप लोगों ने हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम सुना है? सब लोग चुप हैं, इसका मतलब किसी ने नहीं सुना, छोड़ो। देखो फिनॉल बताते हैं पहले, फिनॉल क्या होता है? ये बेंजीन है, बोलो भाई, बेंजीन पे लगा दो OH, इसको क्या बोलते हैं? फिनॉल। क्या बोलते हैं? फिनॉल। और इसकी जस्ट बगल वाली पोजीशन पर लगा दूं अगर NO2, इसको बोलते हैं ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। ठीक है? और जस्ट सामने वाली पोजीशन पर लगाऊं NO2, इसको बोलते हैं पैरानाइट्रोफिनॉल। अब इसमें क्या होता है? इसके अंदर एक चीज होती है, बस याद कर लो, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसके अंदर होती है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसको भी मैं समझा देता हूं, देखो सुनो। इंटर और इंट्रा का मतलब तो समझते हो? इंटर स्कूल कंपटीशन, एक स्कूल दूसरे स्कूल में जाता है साहब, और एक होता है इंट्रा स्कूल कि भैया एक ही स्कूल की क्लास 11th और क्लास 12th के बीच में मैच हो रहा है। ठीक है ना? तो जब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर के दो एटम आपस में बॉन्डिंग खेलने लगे तो हम इनको क्या बोलते हैं? इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन एक मॉलिक्यूल का एटम किसी दूसरे मॉलिक्यूल के एटम के साथ क्या करे बॉन्डिंग, तो हम क्या बोलते हैं? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है? अब बड़े ध्यान से सुनना, तुमने पानी को, आइस को गर्म किया, आइस क्या बन गई? वाटर। वाटर को गर्म किया,
वाटर क्या बन गया? स्टीम। मैंने पूछा बताओ आइस का फॉर्मूला, बोलोगे H2O। बताओ वाटर का फॉर्मूला H2O। बताओ स्टीम का फॉर्मूला, तीनों का फॉर्मूला H2O। फिर हो क्या रहा है एक्चुअल में? सर पहले H2O और H2O के बीच में इंटरेक्शन बहुत ज्यादा थे, आपने हीट किया, इंटरेक्शन कम हुए, H2O लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, और हीट किया और कम हुए, H2O स्टीम में कन्वर्ट हो गया। पर क्या तुमने H2O के अंदर जो O और H के बॉन्ड थे इनको तोड़ा था? नहीं, तुमने H2O और H2O के बीच में जो वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस थे उनको तोड़ा था। इतना सही है? अच्छा, अगर ये दूसरे मॉलिक्यूल से बॉन्डिंग कर रहा है तो इसको उड़ाने के लिए तुम्हें इसके बीच के बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे जो दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बन रहे हैं, बोलो। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कोई भी बॉन्ड नहीं बना रहा है, क्योंकि इसके अंदर कौन सी हो रही है? इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, खुद ही आपस में लगे पड़े हुए हैं, बोलो भाई। तो उसकी वजह से क्या होगा, यहां पर तुम्हें हीट देकर कोई एक्सटर्नल बॉन्ड नहीं तोड़ना पड़ेगा, पर यहां तोड़ना पड़ेगा तो यहां ज्यादा हीटिंग करनी पड़ेगी, यहां कम हीटिंग करनी पड़ेगी। ये जल्दी उड़ जाएगा वेपर में, ये देर से उड़ेगा, हम बोलेंगे ये मोर स्टीम वॉलेटाइल है, ये लेस स्टीम वॉलेटाइल है। ठीक, तो यहां पे लिख लो इट इज मोर स्टीम वॉलेटाइल और इट इज लेस स्टीम वॉलेटाइल। कुछ लोग बोल देते हैं यही केवल स्टीम वॉलेटाइल है, ये नहीं है, तो अगर ऐसा ऑप्शन हो तो फिर वो मार देना। उसकी वजह से हम इन दोनों को सेपरेट कर सकते हैं बाय स्टीम डिस्टिलेशन। चले आगे, क्लियर है स्टीम डिस्टिलेशन? अच्छा, एक दो पॉइंट और लिख लो जरा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में रह गए थे। देखो, जैसे मान लो तुम्हें एयर से डिफरेंट डिफरेंट गैसेस को अलग करना हो, जैसे एयर में ऑक्सीजन भी है और नाइट्रोजन भी है, तो वो भी हम किसकी मदद से कर सकते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की मदद से। तो लिख लो इसमें करते कैसे हैं, पहले एयर को लिक्विफाई कर लेते हैं, एयर लिक्विड बन गई। अब एयर लिक्विड बन गई तो एयर में जितनी गैस होंगी वो सारी की सारी क्या बन गई? लिक्विड। अब किसी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, किसी का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से दोनों को क्या कर लो? अलग कर लो। तो इसमें लिख लो गैसेस फ्रॉम एयर कैन ऑल्सो बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है जी, चलिए अब हेडिंग लगाएं सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन, देखो सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, जैसे मान लो दो सब्सटेंस हैं, अब एक तो मतलब काफी बड़े पार्टिकल्स हैं एक सब्सटेंस के, एक के काफी छोटे हैं। क्या करो, उनको बहुत तेजी से घुमाया जाता है, सेंट्रीफ्यूगेटिंग मशीन होती है उसमें बहुत तेजी से उसको घुमाया जाता है। तो उसको घुमाने से क्या होता है, उसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, जिसकी वजह से जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो सरफेस पे आ जाते हैं और जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? सेंट्रीफ्यूगेशन। इसमें लिखो
इसका प्रिंसिपल लिखो पहले। When a mixture containing very small particles is rotated, when a mixture containing very small particles is rotated at a high speed, the lighter particles come on the surface. The lighter particles come on the surface and heavier particles settle down. The lighter particles come on the surface and heavier particles settle down. ये तो इसकी प्रिंसिपल हो गया, ठीक। क्या ऐसा कोई सेंट्रीफ्यूगेशन आपने अपने घर में देखा है? वॉशिंग मशीन, ठीक है। तो लिखो पहला एग्जांपल, washing machine to squeeze out water, washing machine to squeeze out water from wet clothes. डेयरीज में भी इसको यूज करते हैं क्रीम निकालने के लिए दूध से। तो कभी डेयरी वाले के पास जाओ और उससे पूछना, मलाई मत पूछना, उससे पूछना क्रीम निकाली कि नहीं इसमें से, तो हंस जाएगा वो, ठीक है ना। देखो, यूज्ड इन डेयरीज एंड होम टू सेपरेट बटर एंड क्रीम, टू सेपरेट बटर एंड क्रीम। अगला, in laboratories for blood and urine test, in laboratories for blood and urine test, डन। अब एडिंग लगाओ, क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी। इसमें लिखो पहले, क्रोमेटोग्राफी आया कहां से है? ग्रीक वर्ड से आया है क्रोमा। क्रोमा इसका मतलब होता है कलर। देखो, क्रोमेटोग्राफी का एक मैं तुम्हें सस्ता एग्जांपल बताता हूं जो शायद तुम लोगों ने बचपन में घर में किया भी होगा। एक कागज लो, है ना, एक कागज की ऐसे स्ट्रिप ले लो और उसमें ब्लैक पेन से खूब डार्क लाइन कर लो, ठीक है। फिर क्या करो, एक जार लो, उसमें पानी भरो और उसमें ये पेपर को डाल दो। अब धीरे धीरे क्या होगा, ये पेपर गीला होगा, गीला होगा तो पानी ऊपर चढ़ेगा, ठीक। तो जैसे जैसे पानी ऊपर चढ़ेगा तुम देखोगे इस ब्लैक कलर में से कई सारे शेड बनेंगे। ट्राई करके देखना आज घर पे, और ऐसे करके पूरे पेपर पे थोड़ी ऊंचाई तक शेड फैल जाएंगे। नहीं, ब्लैक कलर के नहीं, कई सारे कलर्स के, यानी कि उसके अंदर ब्लैक कलर के अंदर कई सारे कलर्स के एक्चुअल में मतलब शेड थे, है ना। क्योंकि ब्लैक क्या होता है, ब्लैक सब्सटेंस कैसे दिखाई देता है तुमको, जो सब्सटेंस सारी लाइट्स को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब, वो कहलाता है ब्लैक। तुमने सुना होगा घर के जो बड़े बुजुर्ग लोग होते थे वो बोलते थे जब गर्मियां पड़ती थी, है ना, बहुत तेज जब गर्मी होती है दोपहर में, कि काले कलर के कपड़े पहन के मत जाओ, आत्मा चढ़ जाती है। सुना होगा, बड़ा लॉजिकल था वो। आत्मा चढ़ने का मतलब क्या, आत्मा चढ़ गई तो बीमार हो जाओगे, है ना, लूज मोशन लग जाएंगे, ये सब चीजें हो जाएंगी। तो जब ब्लैक पहन के जाओगे तो क्या होगा, सूरज की गर्मी डायरेक्ट तुम क्या करोगे, एब्जॉर्ब करोगे, तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा और तुम बीमार पड़ जाओगे।
समझ गए? तो उन्होंने उसको आत्मा से जोड़ दिया था। पहले के लोग मान लेते थे, अब के लोग समझदार हो गए हैं, अब ब्लैक मना करो तो ब्लैक ही पहन के जाते हैं, है ना? क्या? तो इस टेक्निक को क्या बोला जाता है? क्रोमेटोग्राफी। अब लैब में ये नहीं करते, अब लैब में कैसे करते हैं वो मैं आपको समझाता हूं। पहले इसमें लिखो, इट वॉज फर्स्ट यूज टू सेपरेट, it was first used to separate colored substance found in plants. ठीक, अब ये दो प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है। एक को बोलते हैं एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। क्या बोलते हैं? क्रोमेटोग्राफी। ठीक, और दूसरे को बोलते हैं पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। दो तरीके के ये क्या हैं आपके प्रिंसिपल। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का एग्जांपल है पेपर क्रोमेटोग्राफी, ये जो मैंने तुम्हें भी दिखाई, और इसका है टीएलसी। टीएलसी बोले तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, और दूसरा आता है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, अब इसमें देखो करते क्या है, पहले इस वाले एग्जांपल से समझो हमने इसमें करा क्या एक्चुअल में। हमारे पास ऐसा समझ लो एक सब्सटेंस था जिसमें ए बी सी तीन कंपोनेंट थे। अब मुझे इन तीनों को अलग अलग करना था। तो उस सब्सटेंस को मान लो ये ब्लैक कलर था जिसके अंदर सातों कलर थे, ठीक है ना, तो वो हो गए 7 सब्सटेंस। ठीक है, मैंने इसको एक पेज पर रख दिया था ब्लैक कलर को। क्या पेज के साथ में कुछ कर रहा था? नहीं, तो पेज को बोला जाएगा स्टेशनरी फेज, क्योंकि पेज तो रुका हुआ था मेरा। क्या बोला जाएगा? स्टेशनरी फेज। फिर मैंने क्या किया, इसको पानी में डुबोया और पानी धीरे धीरे ऊपर चला। तो क्या पानी चल रहा है? तो पानी को बोला जाएगा मोबाइल फेज। क्या बोला जाएगा? और मोबाइल फेज की वजह से धीरे धीरे स्टेशनरी फेज के ऊपर इसने डिफरेंट डिफरेंट डॉट्स बनाए इस कलर के, बोलो, और उस हिसाब से हमें पता लग गया कि भैया 7 शेड आए हैं, इसका मतलब ब्लैक के अंदर शायद 7 कलर रहे होंगे। समझ में आया? ठीक, इसको क्या बोला जाता है? पेपर क्रोमेटोग्राफी। या इसी को अगर किसी पट्टी पर कर दिया जाए तो इसी को बोल देते हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। ये काम एक हम कॉलम के अंदर भी कर सकते हैं, तो तब उसको बोला जाएगा कॉलम क्रोमेटोग्राफी। अब मैं तुम्हें एक्चुअल वाली बताता हूं। ठीक है, देखो पहले एक कॉलम का डायग्राम बनाते हैं आपके लिए। देखो कॉलम कैसा दिखता है। ये आपका कॉलम है, ठीक है। यहां पे आप ग्लास, वुल, कॉटन भर लेते हो ताकि जब कोई सब्सटेंस डालो तो वो एकदम से नीचे ना आ जाए और यहां से आपकी नॉब क्या रहती है? बंद। अब तुम क्या करोगे, इसमें सबसे पहले भरोगे एक स्टेशनरी फेज, वो भी एक कंपाउंड ही होता है। क्या भरा तुमने? स्टेशनरी फेज। ठीक है भाई,
फिर तुमने इसके ऊपर भर दिया ऊपर से ही एक मिक्सचर, इसको तुम्हें सेपरेट करना है, और मान लो उसमें 3 चीजें थी, ए बी और सी, और ऊपर से तुमने डाल दिया इसके सॉल्वेंट। अब क्या होगा, सॉल्वेंट धीरे धीरे नीचे जाएगा, नीचे जाएगा तो अपने साथ ये जो मिक्सचर है इसको भी नीचे लेके जाएगा, और जैसे जैसे नीचे जाएगा हो सकता है इस मिक्सचर में ए बी और सी 3 चीजें हैं, अलग अलग पॉइंट पर वो जाके रुक जाएं, और अगर वो रुक गई तो हम बोल देंगे वो क्या हो गया, सेपरेट हो गया। बोलो भाई, इतना ठीक है। अब कौन पहले एड्सॉर्ब होगा वो समझो। हम बोलेंगे जो स्टेशनरी फेस के साथ ए बी और सी में से सबसे जल्दी इंटरेक्शन करेगा वो सबसे पहले रुक जाएगा, और जो सबसे देर में करेगा वो सबसे लेट रुकेगा। इंटरेक्शन सरफेस पर हो रहे हैं इसलिए हम बोल रहे हैं एड्सॉर्प्शन हो रहा है, इसीलिए इस क्रोमेटोग्राफी का नाम क्या है, एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। अभी देखो हमने प्रिंसिपल लिखा था ना, प्रिंसिपल क्या है, एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, सही है। तो उसमें हम कौन सी पढ़ रहे हैं, कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तो लेट सपोज तुमने रन कराया, तो पहले आया तुम्हारे पास ए, फिर आया बी और फिर आया सी, तो तुम बोल सकते हो कि ए मोर रीडली एड्सॉर्ब हुआ होगा और सी लेस रीडली एड्सॉर्ब हुआ होगा। तो जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी में ऊपर आता है इसका मतलब हम बोल सकते हैं वो अच्छे इंटरेक्शन करता है स्टेशनरी फेस के साथ, और जो नीचे आता है वो बुरे इंटरेक्शन करता है। तो जो बुरे इंटरेक्शन करेगा वो कॉलम में से पहले बाहर आएगा क्योंकि वो नीचे है, और जो अच्छे इंटरेक्शन करेगा वो कॉलम में से सबसे लेट बाहर आएगा क्योंकि वो सबसे ऊपर है। इतना क्लियर है? ठीक, पहले ये डायग्राम बनाओ फिर ये सारे कंक्लूजन में लिखवा देता हूं। जो जितनी जल्दी इंटरेक्शन करता है हम बोलते हैं वो उतना ही पोलर है। तो यहां पर तुम पोलैरिटी का ऑर्डर भी लगा सकते हो, तुम बोलोगे ए इज मोर पोलर देन बी, बी इज मोर पोलर देन सी। जल्दी से लिखो। कोई पूछे सबसे ज्यादा समय कौन बिताएगा कॉलम के अंदर, ए। ये बना लिया। अब देख लो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है।
देखो इसमें क्या करते हैं, इसमें भी भाई हम अपना सैंपल लेंगे, उसको इस प्लेट पर लगा देंगे, ठीक है ना। इस प्लेट पे कोई एक एड्सॉर्बेंट रखा होता है, वो उस पर हम एड्सॉर्ब करा देते हैं इसको, और इसको पानी में डुबो देंगे, या जो भी सॉल्वेंट है हमारा उसमें डुबो देंगे। ऐसे डुबोना है कि ये जो डॉट है वो टच ना करे पानी में, क्योंकि अगर टच करा तो हो सकता है ये डॉट पूरा का पूरा पानी में घुल जाए या सॉल्वेंट में घुल जाए, ठीक है। जहां तक पानी इस स्लिट को टच करेगा उसको बोला जाएगा बेस लाइन, ठीक है। उसके ऊपर हम रखेंगे सैंपल का डॉट। अब क्या होगा, धीरे धीरे सॉल्वेंट ऊपर चढ़ेगा, सॉल्वेंट ऊपर चढ़ेगा तो इस में मान लो ए बी और सी तीन चीजें थी, उसके साथ क्या होंगी, तीनों चीजें ऊपर चढ़ेंगी। मान लो ए यहां आया, बी यहां आया और सी यहां आया। अब तुम क्या बोलोगे, ए पहले क्यों रुक गया, क्योंकि ए जल्दी एड्सॉर्ब हुआ होगा, इसका मतलब ए ज्यादा पोलर रहा होगा। तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में जो चीज जल्दी एड्सॉर्ब होती है, जो चीज ज्यादा पोलर होती है वो नीचे आती है, लेकिन कॉलम क्रोमेटोग्राफी में जो चीज जल्दी एड्सॉर्ब होती है वो ऊपर आती है, क्योंकि कॉलम में ऊपर से नीचे चलता है सॉल्वेंट, थिन लेयर में नीचे से ऊपर चलता है, ठीक है। पोलैरिटी के अकॉर्डिंग कौन इसके साथ, ये पट्टी पे क्या है, स्टेशनरी फेज होता है, उसके साथ कौन जल्दी बॉन्ड बना लेगा या इंटरेक्शन शो कर लेगा या उस पर जल्दी एड्सॉर्ब हो जाएगा। ठीक, अच्छा मान लो सी यहां तक है। अब एक बात और सुन लो, पट्टी की लंबाई मान लो इतनी ऊंची थी और तुम्हारा जो सॉल्वेंट था यहां पे सी रुक गया, सॉल्वेंट मान लो यहां तक गया, चढ़ते चढ़ते सॉल्वेंट कहां तक गया, यहां तक, तो इसको बोला जाएगा सॉल्वेंट फ्रंट। तो क्या बोला जाएगा, सॉल्वेंट फ्रंट। अब यहां पे एक वैल्यू निकाली जाती है, उसको बोलते हैं आरएफ वैल्यू। आरएफ को बोला जाता है रिटार्डेशन फैक्टर। क्या बोला जाता है, ये क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस के द्वारा चलने वाला डिस्टेंस फ्रॉम बेसलाइन अपॉन सॉल्वेंट के द्वारा चलने वाला डिस्टेंस फ्रॉम बेसलाइन। मतलब बेसलाइन ये है, इसके द्वारा मतलब ए के द्वारा चलने वाला डिस्टेंस बेसलाइन से लेट सपोज था x, बी का था लेट सपोज, सी का था लेट सपोज, और सॉल्वेंट का था लेट सपोज t। तो आरएफ वैल्यू ए के लिए कितनी हो जाएगी, तुम बोलोगे x अपॉन टी, बी के लिए कितनी हो जाएगी y अपॉन टी, सी के लिए कितनी हो जाएगी z अपॉन टी। बताओ x, y और z में से कौन सी वैल्यू ज्यादा है, z। तो आरएफ वैल्यू किसकी ज्यादा आएगी, और मतलब इसकी सी की। बोलो भाई, सी ज्यादा पोलर था कम पोलर था, कम पोलर था, यानी कि आरएफ वैल्यू से भी तुम पोलैरिटी बता सकते हो। मोर आरएफ वैल्यू लेस पोलैरिटी। अच्छा, एड्सॉर्बेंट की तरह किसको यूज करते हैं उसकी बात हमने नहीं करी, तो दो कॉमन एड्सॉर्बेंट हैं, एक तो है एल्यूमिना, क्या है एल्यूमिना, दूसरा है सिलिका। एल्यूमिना मतलब Al2O3 और सिलिका मतलब SiO2 के कंपाउंड्स होते हैं। एल्यूमिना याद रखना ये भी पोलर है और ये भी पोलर है, और पोलर होना भी चाहिए, क्योंकि पोलर वाला ही तो पोलर वाले को एड्सॉर्ब करेगा, है ना। लेकिन एल्यूमिना होता है एसिडिक, सॉरी एल्यूमिना होता है बेसिक और सिलिका होता है एसिडिक। सिलिका है एसिडिक एड्सॉर्बेंट और एल्यूमिना है
बेसिक एडसॉर्बेंट। वैसे Al2O3 एम्फोटेरिक होता है बट उसमें बेसिक नेचर ज्यादा होता है। अब दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लो, लिखो। स्पॉट्स ऑफ कंपाउंड्स विच एड्सॉर्ब आयोडीन, जल्दी लिखो। स्पॉट्स ऑफ कंपाउंड विच एड्सॉर्ब आयोडीन will show up as brown spot, will show up as brown spot। अगला लिखो, अमाइनो एसिड्स मे बी डिटेक्टेड बाय, अमाइनो एसिड के जो स्पॉट होते हैं वो कलरलेस होते हैं। उसमें क्या करते हैं, पहले पूरी प्रोसेस करा लेंगे और ये मान लेंगे कि स्पॉट आ चुका होगा, दिख ही तो नहीं रहा है, आ तो चुका होगा। तो लिखो, अमाइनो एसिड मे बी डिटेक्टेड बाय स्प्रेइंग द प्लेट, स्प्रे करते हैं प्लेट पर निनहाइड्रिन सॉल्यूशन से, स्प्रेइंग द प्लेट बाय निनहाइड्रिन सॉल्यूशन, निनहाइड्रिन सॉल्यूशन। उससे कलर आ जाता है, कलर हमें दिख जाता है। क्लियर है जी? ये आपका खत्म हो गया क्रोमैटोग्राफी। एक बस लास्ट लिखो, क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन, इसमें लिखो द प्रोसेस बाय विच, द प्रोसेस बाय विच a pure substance is separated, the process by which a pure substance is separated in the form of crystals from its hot and saturated solution, in the form of crystals from its hot and saturated solution on cooling, on cooling is called crystallization, is called crystallization। इसमें क्या करते हैं, मान लो तुम्हारे पास कंपाउंड है, ठीक है ना, कंपाउंड क्या कहते हैं, उसमें कुछ इंप्योरिटी भी है। तुमने कंपाउंड को पानी में डाला, ना कंपाउंड घुला ना इंप्योरिटी घुली, या ऐसे कह लो चलो कंपाउंड घुल गया इंप्योरिटी नहीं घुली, ठीक है, बढ़िया बात है, घुल गई इंप्योरिटी, मतलब कंपाउंड घुल गया इंप्योरिटी नहीं घुली। अब तुमने क्या किया, डालते चले गए कंपाउंड को तब तक जब तक सैचुरेटेड सोल्यूशन नहीं बन गया, ठीक है, कंपाउंड घुल रहा है और इंप्योरिटी नहीं घुल रही है। उल्टा केस भी हो सकता है, इसलिए मैं आपको दोनों केस बता के चल रहा हूं, ठीक है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया, अब सॉल्यूशन को हीट करना शुरू करो, हीट करना शुरू करोगे सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, फिर से अनसैचुरेटेड, मतलब अब उसमें और कंपाउंड आप घोल सकते हो, घोलते चलो, घोल रहे हैं साहब, 50-60 डिग्री सेल्सियस तक सॉल्यूशन को हीट कर दिया और घोलते चले गए खूब सारी कंपाउंड्स को, और उसके साथ इंप्योरिटी भी, इंप्योरिटी घुल नहीं रही है, इंप्योरिटी वही है लेकिन कंपाउंड घुलता चला जा रहा है, और अब तुम्हारा सोल्यूशन गर्म है, तुमने क्या किया, छान लिया सोल्यूशन को,
तो क्या हुआ, इम्प्योरिटी रुक गई फिल्टर पेपर में और सॉल्यूशन कहाँ आ गया, नीचे। अब उसको ठंडा करने छोड़ दो। ठंडा करने छोड़ोगे क्या होगा, जितना एक्स्ट्रा घुला हुआ था वो अब सारा का सारा क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा। पानी को हटा लो, फिर से फिल्टर कर लो, तुम्हारे पास सॉल्यूशन तैयार, या तुम्हारे पास वो जो कंपाउंड है वो तुमने अलग से निकाल लिया। एक बार पढ़ो, यही लिखवाया है, द प्रोसेस बाय विच अ प्योर सॉल्युबल सब्सटेंस इज सेपरेटेड इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स फ्रॉम इट्स हॉट एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑन कूलिंग इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। अगला पॉइंट लिख लो, क्रिस्टलाइजेशन इज बेटर देन सिंपल इवेपोरेशन। Crystallization is better than simple evaporation। इस प्रकार आपकी सारी सेपरेशन टेक्निक्स हुई समाप्त।